नवांश देखने का पहला पर्पस होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेनेट। अब उसमें जो नाड़ी के एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो क्या करते हैं, उसमें राशि तुल्य नवांश भी लगा लेते हैं, नवांश तुल्य राशि भी लगा लेते हैं, मगर वो एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट है। तो पहला हम देखते हैं रिलेटिव पोजीशन, और रिलेटिव पोजीशन में मेरा मानना है राशि के अलावा कुछ नहीं देखना चाहिए कि वो D1 में जो भी प्लेनेट है D9 के अंदर वो अपनी मित्र राशि में, उच्च राशि में, वो आपका पुष्कर नवांश में है या वर्गोत्तम नवांश में है, उसके बेस पर हम देखेंगे कि जो प्लेनेट है उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ आपकी नवांश के अंदर अच्छी हुई है या बुरी हुई है, वो उसकी स्ट्रेंथ को और उसके रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करेगा। इन्फ्लुएंस कैसे करेगा कि D1 के बेस पर आप जैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो D9 के अंदर यदि उसकी पोजीशन खराब हुई है, खराब क्या मतलब शत्रु राशि में चला गया, नीच की राशि में चला गया, तो वो ज़्यादा रिप्ली का आप उस तरीके के एक्सपीरियंस फील करोगे, उसके बारे में रिजल्ट उसी तरीके के फील करोगे जैसा वो नवांश में है। D1 जैसे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। ये तो है क्राइटेरिया हर एक केस में। दूसरा क्राइटेरिया होता है आपको हर इवेंट नवांश से देखना चाहिए, हर एक इवेंट, क्योंकि आपका जो एस्ट्रोलॉजी में जो प्रॉमिस कंसेप्ट है, प्रॉमिस D1 से नहीं देखते हैं। D1 और D9 दोनों में प्रॉमिस होना चाहिए, आपका 90% प्रॉमिस कवर हो जाता है। जैसे एजुकेशन देखनी है तो D9 का 5th हाउस देखिए, आप 5th लॉर्ड देखिए और उनका प्लेसमेंट वगैरह देखिए आप, जैसे हम नॉर्मल D1 देखते हैं। और वो आपको किसी का प्रोफेशन देखना है तो 10th हाउस भी देखिए, जैसे हम नॉर्मल देखते हैं। ये इसका दूसरा यूज हुआ नवांश का। और तीसरा यूज है एक्सक्लूसिवली मैरिज के लिए। अब मैरिज के लिए आपको मैरिज की जितनी भी डिटेलिंग देखनी है वो नवांश कुंडली को एज ए इंडिपेंडेंट चार्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ D1। हम अक्सर क्या करते हैं, D1 का लग लॉर्ड यहां पर जाकर बैठ गया, वो वहां पर जाकर, वो कुछ भी नहीं देखना। आपको जब मैरिज की क्वालिटी देखनी है तो D1 के लॉर्ड वगैरह को मत पकड़िए, आप ओनली D9 को देखिए, वो आपका सारा कुछ बताएगा। D9 की जो लग्न है वो आपका बताएगा, आपका खुद का, हस्बैंड को छोड़िए, आपके बारे में बताएगा। हस्बैंड को देखने की जरूरत नहीं है, आपसे हस्बैंड का आंसर अपना आप मिल जाएगा। आपको हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं देखना, आपकी लग्न ये बताएगी कि वो यदि बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है तो आपकी इच्छा है उस काम को करने की, मैरिज करने की आपकी इच्छा है खुद की बहुत प्रबल। जैसे होता है ना बहुत की मेरी जल्दी से मैरिज हो जाए, ऐसी है बेनिफिक इन्फ्लुएंस में। अब उसका जो लग्न लॉर्ड है D1 का, वो बताएगा वो काम होगा कि नहीं होगा, आपकी लाइफ के अंदर आसानी से होगा कि नहीं होगा। सपोज आपकी लग्न बेनिफिक इन्फ्लुएंस में, आपका लग्न लॉर्ड भी बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है तो आपकी आसानी से मैरिज हो जाएगी। मगर लग्न लॉर्ड मेलिफिक इन्फ्लुएंस में है तो आपका वो काम नहीं होने देगा। लग्न लॉर्ड आपकी लग्न के अपोजिट रोल प्ले करेगा तो आपकी मैरिज आसानी से नहीं होने देगा। तीसरा हमें देखना होता है कि आपकी मैरिज हो गई, अब वो आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है। आप शुक्र को देखिए, शुक्र आपका सब कुछ है, आप टेस्ट जिसे बोलते हैं हम, आपको कैसा अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। अब आप कह रहे हो 7वें भाव के अंदर आपका मेलिफिक प्लेनेट बैठा है, तो मेलिफिक प्लेनेट 7वें भाव वाला आपकी लग्न को एस्पेक्ट करेगा, D9 की लग्न को एस्पेक्ट करेगा, तो डेफिनेटली आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा उसके अंदर, आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा। 7th हाउस आपके स्पाउस के करेक्टरिस्टिक बताएगा D1 में भी और D9 में भी। 7th हाउस देखोगे तो स्पाउस का जो भी करेक्टर है, स्पाउस के लिए वो लग्न होगी, तो आप सब कुछ देख सकते हो। आपकी मैरिज के अंदर धन की स्थिति देखनी है तो दूसरा भाव देखिए, सेकंड लॉर्ड की पोजीशन देखिए नवांश में। आपको एफर्ट देखने, 3rd हाउस आपको ये बताएगा कि आप मैरिज को सस्टेन करने के लिए कितने एफर्ट करोगे, प्रयास करोगे। 4th हाउस आपको बताएगा मैरिज की हैप्पीनेस, ओवरऑल नहीं, आपकी मैरिज में आप हैप्पी हो या नहीं। 5th हाउस आपको बताएगा रोमांस कितना है हस्बैंड वाइफ के बीच में। 6ठा भाव बताएगा आपको कि आप दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, जो भी परेशानी है आपकी, डेट है, आपने उधार ले रखा है शादी की वजह से, शादी से रिलेटेड बीमारियों को 6ठा भाव बताएगा। ऐसे ही 7th हाउस अबाउट योर पार्टनरशिप, आपस में एक दूसरे की और एक दूसरे की पर्सनैलिटी को इंडिकेट करेगा। 8वां भाव आपके उसके अंदर इन लॉज को बताएगा, या आपका इनहेरिटेंस क्या है, डॉरी वगैरह ली गई है नहीं ली गई है, एक दूसरे से फायदा, गेन्स, स्पाउस से गेन है। 8th हाउस, स्पाउस से आपको क्या फायदा है। 7th हाउस इज स्पाउस, और स्पाउस से दूसरा भाव हो गया तो स्पाउस से गेन्स को रिप्रेजेंट करेगा, स्पाउस की वेल्थ को भी 8वां भाव रिप्रेजेंट करेगा। 9वां भाव आपके मैरिज के अंदर रिलीजन को बताएगा,
कि आप मैरिज में रिलीजन को मानोगे या नहीं मानोगे, तो 9th हाउस बताएगा, 10th हाउस आपके उसके अंदर कर्म को बताएगा, नौकरी नहीं, मैरिज से रिलेटेड जो कर्मास होते हैं उसको आपका 10th हाउस बताएगा। 11th हाउस आपकी विश फुलफिलमेंट बताएगा शादी से रिलेटेड, और 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस, बैड प्लेजर वगैरह उस सभी चीज को इंडिकेट करेगा। इस तरीके से हम नवांश को टोटलिटी में देख सकते हैं। देखिए 7th लॉर्ड नवांश का यदि उपचय हाउसेज में चला जाए 3, 6, 10, 11 के अंदर, तो वो आपका स्पाउस उपचय हाउसेज में चला गया, ठीक है ना, स्पाउस है ना 7th हाउस, तो वो लॉर्ड स्पाउस को रिप्रेजेंट करेगा 7th लॉर्ड, वो आपका उपचय हाउसेज में चला गया। इसका मतलब वो आपका यदि D1 और D9 दोनों में ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब आपका जो जीवन साथी है वो प्रोग्रेसिव होगा। उपचय हाउसेज का मतलब होता है प्रोग्रेसिव होना। आपकी मैरिज के बाद आपकी भी लाइफ में प्रोग्रेस आएगी, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि जीवन साथी प्रोग्रेसिव मिलेगा तो आपकी लाइफ के अंदर भी प्रोग्रेस होने की पूरी पूरी संभावना होती है। इस तरीके से हम स्पाउस के केस में नवांश कुंडली को एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी हर केस में आपको एनालिसिस उसको करना चाहिए, मगर जब आप मैरिज देख रहे हो तो आप D1 को हटाइए, सभी कुंडली को हटाइए, ओनली D9 को, हर एक भाव को आप एनालिसिस करिए, हर एक भाव के लॉर्ड को एनालिसिस करिए, वो आपको नवांश से रिलेटेड प्रश्नों का जवाब देगा। जी सर, क्योंकि मैंने कुंडली देखी उसमें 7th में मंगल था नवांश के, तो उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ जो है उसको वो एक्सेसिव ही मतलब कि अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा है अग्रेसिव है, इसीलिए मेरे दिमाग में आया था भी तो उसकी मंगल का नेचर इसलिए। करेक्टरिस्टिक आ गया ना उसके अंदर। हाँ, वाइफ के अंदर आ गया। नहीं, वैसे और तो वाइफ मतलब सभी अग्रेसिव है आज के जमाने में, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है उसकी वाइफ है। हस्बैंड वाइफ सब अग्रेसिव है। 90% फैमिलीज में पति की पत्नी नहीं सुनती, पत्नी की पति नहीं सुनते, साथ साथ रह के बोर हो चुके हैं। क्योंकि पहले तो ये होता था कि नौकरी करने 6 महीने कहीं बाहर जाता था, फिर आता था तो दोनों इंतजार करते थे। अब एक साथ रहते हैं तो वो फिर दो अलग अलग लोग हैं, सभी अग्रेसिव हैं, इसलिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बगैर मंगल के भी अग्रेसिव है। नहीं सर, उसका नेचर यही था कि मेरे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बोलता मैं उसके सामने नहीं निकाल पाता, इसलिए इधर उधर झगड़ा करता हूँ लोगों से। अच्छा, चलो तो कोई मुझे बात इसका तो मैं क्या इलाज बता सकती हूँ। नहीं। मेडिटेशन करो, अपने आप को ध्यान रखो कुछ है। हाँ जी, राहुल जी आप पूछ रहे हो कुछ। हाँ सर, जस्ट अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन सर। मुझे ये होता है कि मंगलिक और नॉन मंगलिक की शादी हो सकती है, नंबर वन। अगर मंगलिक का मंगल चौथे घर में बैठ के तो दृष्टि डालेगी सप्तम पर, लेकिन वो कंबस्ट है, और नवांश में भी वो 4th हाउस में है, तो आई डोंट नो राशि सेम है या नहीं, पर एक तरह से वर्गोत्तम तो हो ही गया, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट सर? वर्गोत्तम है तो बली हो जाता है, ज्यादा नेगेटिव हो गया। तो सर पर है अस्त। हाँ कोई बात नहीं, अस्त भी वर्गोत्तम होकर स्वराशि का हो जाता है। कोई भी तो प्लेनेट जब वर्गोत्तम हो जाता है तो हम उससे डील करेंगे एज स्वराशि, जैसे अपनी ही सर राशि में बैठा हुआ है। वर्गोत्तम का यही मतलब होता है और कुछ नहीं होता। तो जब भी कोई प्लेनेट वर्गोत्तम है, स्वराशि की तरह बिहेव करेगा, मतलब वो स्ट्रेंथ में स्ट्रोंगर हो गया। और स्ट्रोंगर हो गया तो नवांश में ऐसा माना जाता है कि एक्चुअली मांगलिक दोष को कोई अलग से समझने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड करना चाहे तो लिखा हुआ तो बहुत कुछ है। ये मीनिंग है कि जो मंगल जिस भी जगह पर असर डालता है तो उस जगह से रिलेटेड अग्रेशन लेकर आता है। अग्रेसिव प्लेनेट है, ऊर्जा वाला प्लेनेट है, उससे रिलेटेड अग्रेशन लेकर आता है। तो मांगलिक जो व्यक्ति है यदि वो एनर्जी कंज्यूम करने वाला कोई काम कर रहा है तो मांगलिक होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मंगल से रिलेटेड ऊर्जा कहीं स्पेंड कर देता है और जगह पर। हार्ड वर्क से रिलेटेड कोई भी काम कर रहा है, वो स्पोर्ट्स पर्सन है, जिम के अंदर जाता है, तो वो दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज मांगलिक उसी को बोलते हैं जो जनरली मंगल 7वें या लग्न के ऊपर दृष्टि डाल रहा होता है, और उसके अंदर वो कितना भी कमजोर हो, कितना भी बली हो, वर्गोत्तम हो, वो ऑलवेज नेगेटिव ही है, इट इज नॉट पॉजिटिव एट ऑल। और वो टेम्परामेंटल इश्यूज लेकर आता है। उसके अंदर आपके स्पाउस को समझदार होना पड़ेगा। जब दूसरा मांगलिक है तो उसको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये इस व्यक्ति का बिहेवियर ऐसा ही है, बाई हार्ट वो खराब नहीं है, उसके अंदर थोड़ा वायलेंट बिहेवियर होता है जो भी मांगलिक व्यक्ति होता है। सर पर अगर सपोज कर लीजिए 7th हाउस में, आई एम टॉकिंग ऑफ नवांशा में, नवांशा में अगर वीनस आ जाता है, सपोज करो स्वग्रही होके 7th हाउस में आ जाता है और मंगल वही है, सपोज करिए 4th हाउस में या 1st हाउस में, तो इज इट डज इट डिप्लीट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कॉम्बैटिवनेस इन द स्पाउस, और वो वैसे ही रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा देखो, जो मंगल का रोल है वो तो मंगल प्ले करेगा ही, वीनस तो कुछ कर नहीं सकता उसमें, क्योंकि ओके। मंगल तो आपके टेम्परामेंटल इश्यूज को करता है, अग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र जो है वो ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है,
वैसे D9 में कोई उतना आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपका केवल D9 को मैं इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ, आप कह रहे हो ना वो वर्गोत्तम हो गया है, इसलिए मंगल स्ट्रोंग हो गया, और मंगल स्ट्रोंग है तो वो नेगेटिव है मांगलिक दोष के हिसाब से, पॉजिटिव नहीं है। वो ठीक है सर ऐसा सुना है कि सैटर्न सैटर्न उस मंगल के साथ बैठ जाए तो वो मांगलिक दोष खत्म हो जाता नहीं, है। मांगलिक दोष Isn't तो that इस तरीके से खत्म हो जाते हैं, मगर किसी भी तरीके से नहीं होता खत्म। कोई मांगलिक दोष खत्म नहीं होता। मांगलिक दोष ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। मंगल यदि आपकी लग्न में दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में किसी भी कंडीशन में बैठा है, किसी के साथ भी बैठा है, रेट्रोगेट होके बैठा है, कंबस्ट होके बैठा है, नीच का होके बैठा है, और जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है, इन ऑल केस मांगलिक दोष इज देयर। बट उसका एक थोड़ा कम या ज़्यादा एस्पेक्ट या कंजंक्शन से असर हो सकता है, मगर मांगलिक दोष तो डेफिनेटली होगा ही होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके अंदर मांगलिक दोष को बहुत हाइप किया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता उसमें। ओवर हाइप्ड है। 28 ईयर की एज में मंगल मैच्योर हो जाता है हर व्यक्ति का, ठीक है। मैच्योर होने का मतलब है हर इंसान को 28 साल की उम्र में ये पता चल जाता है कि मेरे साथ टेम्परामेंटल इश्यूज हैं, मैं जल्दी से गुस्सा हो जाता हूँ, अग्रेसिव हो जाता हूँ, तो वो अपने आप को खुद ही व्यक्ति मंगल को कंट्रोल कर लेता है। नेचर उसको मंगल को कंट्रोल करने की वो दे देती है आदत, और उसके बाद वो उतना नेगेटिव नहीं होता। इसलिए जो सबसे ज़्यादा कैंसिलेशन है वो 28 ईयर एज है। बाकी सब बाद में बना दिए गए हैं कि इस तरीके से हो जाता है, उस तरीके से हो जाता है। बाकी मतलब मेरा अपना ये ओपिनियन है, कोई भी चीज़ यदि आपकी कुंडली के अंदर है वो कैंसिल कभी नहीं होती, उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस होती है, जिसको हम कैंसिलेशन बोल सकते हैं। जैसे मेरे अंदर गुस्सा है, गुस्सा तो है ही, अब आप उससे क्या कर सकते हो। मैं समझदार हूँ तो उसको थोड़ा कंट्रोल करूंगा, और यही मांगलिक दोष का कैंसिलेशन है कि आप जो कह रहे हो कि सैटर्न आ गया, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, 15-20 कॉम्बिनेशन है। केंद्र में भी जुपिटर आ जाए तभी भी कैंसिल हो जाता है, केंद्र में राहु आ जाए तभी भी कैंसिल हो जाता है, आपका रेट्रोगेट हो जाता है मंगल तभी भी, पर होता नहीं है एक्चुअल में। ये सब थियोरिटिकल कंसेप्ट है। मंगल का जब भी जिस भी भाव पर असर पड़ेगा उस भाव के अंदर वो अग्रेशन लेकर आएगा, और इसीलिए उसी दोष को मांगलिक दोष बोलते हैं। और अग्रेशन दो लोगों के आप साथ साथ रहने में एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है, इसलिए मंगल दोष को खराब माना जाता है। बाकी अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग वो है। बाकी मेरा अपना ओपिनियन इतना भर है, इसके अलावा मैं मंगल दोष को ज़्यादा वेटेज नहीं देता। थैंक यू, थैंक यू। जी दीपा मैम। जी नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर थोड़ा सा मैं बेसिक के उसमें सवाल पूछ रही हूँ सर, मेरे को नॉलेज कम है इसलिए। सर ये जैसे आपके 7.5 का मैंने वीडियो देखा, तो 7.5 जैसे हम बोलते हैं कि कुंभ राशि या मीन राशि जिसकी भी चल रही है, तो यहाँ पे राशि को हम चंद्र राशि एज लेके चल रहे हैं, हाँ। या लग्न लेके चल रहे हैं। जैसे मेरा लग्न सेजिटेरियस है और सॉरी राशि सेजिटेरियस है, लग्न कुंभ है, तो इसको कैसे देखेंगे? लगने से कोई लेना देना नहीं होता 7.5 का ओके। आपका। लेकिन हम ऐसा बोलेंगे कि इस समय सूर्य लग्न पे, जैसे शनि लग्न पे है, तो उसका कोई इफेक्ट? नहीं, वो एक अलग बात है। आप 7.5 की बात करो, इफेक्ट इज डिफरेंट ओके कि आप ओके 7.5 का लिंक होता है चंद्रमा से। जी सैटर्न जब भी मून के ऊपर आता है तो मून को सैटर्न इन्फ्लुएंस करता है, और सैटर्न क्योंकि स्लो मूविंग प्लेनेट है, लार्ज इन साइज है, तो वो जब उससे 12 साइन में आता है तभी से उसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेशनल हो जाता है। उसके ऊपर आता है तो मैक्सिमम होता है, और उससे अगले भाव में जाता है तभी भी उसका मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों चंद्रमा को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब आपके मन को इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसलिए जो 3-2.5 साल के 3 जो ट्रांजिट होते हैं वो मून के पिछले भाव में जब आता है तब शुरू होता है, मून के ऊपर जब होता है तब मैक्सिमम होता है, और उससे अगले भाव में जाता है तभी भी रहता है। इन्हें डहिया बोलते हैं, और इनका किसी की भी असेंडेंट या लगने से किसी भी तरीके का कोई भी लेना देना नहीं होता 7.5 का। लगने के ऊपर आपका सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है वो एक अलग चीज है, मगर वो 7.5 से उसका कोई भी लिंक नहीं है। ओके थैंक यू सर। तो सर ये जैसा भी बोलते हैं लोग कि राशि राशि, तो वो मून राशि की बात करते हैं हर जगह। मून राशि को ही राशि बोला जाता है, असेंडेंट को ओके लगने बोला जाता है, और सन साइन को या तो सन साइन बोलते हैं या जोडिएक साइन बोलते हैं। अक्सर जोडियक जो लोग आजकल यूथ जो होते हैं वो जोडिएक को ही अपना वो मान के चलते हैं। जो जी आते हैं वो इस होते हैं कि मैं ये फलाना हूँ, मैं तो कैंसेरियन हूँ। कैंसेरियन किसे मानते हैं? जो आपके जून में पैदा हो गए जी 15 जुलाई तक, वो सब अपने आप को कैंसेरियन बोलते हैं।
ना ही तो हाँ। कैंसर उनका मून साइन है, ना ही उनका एक्चुअली मून साइन इज द राशि। तो जो राशि फल वगैरह बताया जाता है वो असेंडेंट के बारे में नहीं बताया जाता, मून साइन के बारे में बताया जाता है। और मून साइन के बारे में जो भी प्रेडिक्शंस होती हैं उन्हें एस्ट्रोलॉजर्स को एटलीस्ट नहीं मानना चाहिए, कोई रोल नहीं जी। होता उसका, क्योंकि 2.5 दिन तक मून एक ही राशि में रहता है। तो 2.5 दिन तक जिनका मून साइन सेम है उनके साथ सेम घटनाएं घटित नहीं हो सकती, तो वो इररेलीवेंट है, उसका कोई यूज नहीं है। असेंडेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपका जो मून साइन है वो केवल आपका मेंटल इंक्लिनेशन इंडिकेट करता है, मगर फिजिकली आपके साथ कुछ भी घटना है जब तक नहीं हो सकती, जब तक कि असेंडेंट से आप देखते हो और वो आपको होती हुई अपीयर नहीं हो रही, तब तक आपके साथ नहीं होंगी। आपका माइंड सेट वैसा हो सकता है, आप सोच वैसा सकते हो, मगर घटना तभी घटित होगी जब असेंडेंट से आपकी कुंडली के अंदर कोई प्रॉमिस होता हुआ नजर आ रहा है। थैंक यू सर। जी रश्मि मैम। यस सर। सर आप D9 में 7th लॉर्ड इन 8th हाउस एंड 8th लॉर्ड इन 7th हाउस समझाएंगे? 7th लॉर्ड, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। महल में रहने वाले को झुग्गी में भेज दो, झुग्गी में रहने वाले को महल में भेज दो। झुग्गी में रहने वाला महल में जाएगा तो क्या करेगा बताओ? 8वां भाव झुग्गी है, 9वां भाव महल है, वो 7वां भाव महल है। तो आपका 8th लॉर्ड, ठीक है, उसको महल में बिठा दोगे तो वो क्या करेगा? महल के लिए अच्छा है क्या? नहीं। खराब है ना? हाँ मगर उसके लिए तो अच्छा है, हाँ। अच्छा है ना? यही 8th लॉर्ड इन 7th हाउस है। ओके। मतलब अब वो उस खुद के लिए तो अच्छा हो गया, केंद्र भाव में जाके बैठ गया कि नहीं बैठ गया? राइट राइट राइट। मगर हाँ वो केंद्र भाव के लिए तो अच्छा नहीं है। 8th लॉर्ड जहां पर जाकर बैठेगा उसे तो बर्बाद करेगा। राइट राइट, अपनी नेगेटिविटी ले वहां लेके जा रहा है बिल्कुल, 8th 7th लॉर्ड हाउस जहां भी में। जाएगा उसे खराब करेगा। मैं आपको जो एग्जांपल बता रहा हूँ परफेक्ट एग्जांपल है। अब उल्टा ले लो, आप 7th लॉर्ड 8th में जाएगा तो 8th हाउस तो अच्छा हुआ, महल में आदमी झुग्गी में जाएगा तो वहां कुछ ना कुछ अच्छा कर देगा, मगर खुद के लिए तो बेकार ही है। हाँ, झोपड़ी में ना सर। हाँ, आप एक हाँ अच्छी जगह पर रहने वाले को आप झोपड़ी में भेज दोगे तो वो पर्सन के लिए तो खराब ही हुआ ना वो। हाँ सर। और मगर जिस जगह पर जा रहा है उसको थोड़ा इंप्रूव करेगा वो। हाँ बस दिस इज बराबर। द 8th लॉर्ड इन 7th हाउस एंड 7th लॉर्ड इन 8th हाउस। ओके, अंडरस्टूड नाउ। सुधा गुप्ता मैम। नमस्ते सर। जी नमस्कार। जैसा भी आपने मांगलिक दोष का चल रहा था, तो अगर किसी की मकर लग्न की कुंडली है और मंगल उच्च का बैठा है और शनि भी उच्च का बैठा है 10th हाउस में, दो दो महापुरुष योग बना रहा है, रुचक और शश योग, तो सर मैंने मतलब उसमें उसमें कैसा रहेगा? क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा है वो गुस्से वाले तो होते हैं, लेकिन वो अपने गुस्से को बहुत चाइनलाइज करके और पूजा पाठ वाले भी होते हैं, क्योंकि महापुरुष योग है तो वो, और एक महापुरुष योग पूरी लाइफ आपको साथ भी देता है, मुसीबतों में से आपको निकालता भी रहता है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? वो देखो, मैंने अभी आपको एक सेंटेंस बोला था, आप उसमें फोकस करोगे तो मैंने कहा था मंगल की यदि एनर्जी को आप कहीं पर यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, अब आपके 10वें भाव में मंगल को बिठा दिया आपने, 10th हाउस में बोल रहे हो ना अब? नहीं नहीं सर, फर्स्ट हाउस में उच्च का मंगल है मकर राशि में, हाँ और 10th हाउस में शनि है उच्च का, तो दो महापुरुष योग हो रहे हैं कुंडली में। ठीक है, ठीक है, वो महापुरुष योग तो है अपनी जगह पर वो पर्सन के अंदर एग्रेशन तो फिर होगा, उसको यूटिलाइज कर रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि 10th हाउस के अंदर सैटर्न है, तो सैटर्न यूटिलाइज करवा रहा है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो उसको, ठीक है, वो यूटिलाइज कर रहा है, क्योंकि कर्म का कारक 10th हाउस के अंदर बैठा है, तो वो परिश्रम ही बनाता है व्यक्ति को, एफर्ट करेगा, वो लाइफ टाइम लगातार काम करता रहेगा। 10वें भाव के अंदर शनि बैठा हुआ है तो काम करेगा, तो उसकी ऊर्जा कंज्यूम हो रही है, हमें उसको टोटलिटी में कंज्यूम करना है, तो ऊर्जा वो कंज्यूम, एक्चुअली देखो मंगल केवल टेम्परामेंटल इश्यूज क्रिएट करता है, अग्रेशन करता है। मंगल की ऊर्जा एनर्जी को यदि आप यूटिलाइज कर देते हो कहीं और पर, तो वो वहां पर नहीं करेगा, कहीं ना कहीं करेगा जरूर, मगर उसे तो अब सैटर्न आपका 10th हाउस के अंदर है, तो सैटर्न 10th हाउस के अंदर उसको प्रोफेशन के लिए एफर्ट करवाएगा उससे, तो उसकी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, घर पर थका हार आएगा, या उसके अंदर प्लानिंग चल रही होंगी, तो घर वालों पे गुस्सा करने का उसके पास समय ही नहीं होगा। तो इस तरीके से आप उसको समझ सकते हो, पर मांगलिक दोष तो है ही,
उच्च का यदि लग्न में बैठा हुआ है तो आप डिनाई तो नहीं कर सकते मंगल दोष नहीं है, चाहे वो जो मर्जी योग बना रहा हो, कुछ भी योग बना रहा हो, मंगल थोड़ा बहुत उसके अंदर एटीट्यूडल वो तो होंगे ही, बिल्कुल नहीं हो सकते। असर्टिवनेस भी होगी, पर्सन थोड़ा अडामेंट भी होगा, मगर हो सकता है कि वो अपने प्रोफेशन में निकालता हो उसे। ऐसा भी तो होता है हमारे अंदर हट हो जाएगी, मैं तो ये काम करके ही छूटूंगा, तो भी आपका मंगल यूटिलाइज हो रहा है, उसने पूरी एनर्जी कंज्यूम कर दी, तो दूसरी जगह पर उसके पास एनर्जी नहीं बचेगी। तो उसको थोड़ा हम रैशनल वे में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मांगलिक दोष मैरिड लाइफ में ही प्रॉब्लम करेगा, इट इज नॉट लाइक दैट। सर एक और चीज पूछना था कि जैसे यही इसी कुंडली में 7th लॉर्ड जो है वो चंद्र है और वो 11वें भाव में नीच का होके बैठा हुआ है, तो दिग्बल भी नहीं है उसके पास सर, और नीच का भी होके बैठा है, तो दोनों तरफ से उसके पास हो गया ना। सर। कहीं कहीं बोलते हैं कि नीच भंग इतना काम नहीं करता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति वो तो गया ही थोड़ा बहुत नीच भंग मतलब काम तो नहीं करता है एक्चुअली। नीच के मून के साथ यदि केंद्रुम योग भी बन रहा हो तो वो थोड़ा ज़्यादा खराब रहता है। ओनली नीच हो तो और आपका मंगल उच्च का हो गया तो वो नीच का तो नहीं रहेगा, वो एटलीस्ट उच्च का तो नहीं होगा, मगर नीच का भी नहीं रहेगा, उसका एक तरीके से थोड़ा बहुत कैंसिलेशन हो जाएगा। ओके सर, तो सर ऐसे व्यक्ति के लिए क्या बोलेंगे, अगर उसकी शादीशुदा जिंदगी के लिए बोलना होगा तो क्या बोलेंगे हम कि 7th लॉर्ड नीच का है, नीच भंग हो रहा है, वो मतलब कहोगे कि विपरीत परिस्थितियों में भी निकल जाएगा और क्या है। ओके सर, तो हाउसेज में 7th लॉर्ड भी ठीक है, हाँ जी सर, नीच भंग भी हो रहा है तो आफ्टर सम स्ट्रगल वो सक्सेसफुली बताएंगे, बेनिफिशियल होगी लाइफ उसकी, मैरिज के बाद उसका वो अपग्रेडेशन होगा, भाग्योदय होगा, ये सारी चीजें बोल सकते हैं आफ्टर सम एफर्ट, बिकॉज 7th लॉर्ड 11th हाउस में अच्छा होता है मैरिड लाइफ के लिए, ठीक है। उपचे हाउसेज भी है, धन भाव के अंदर भी चला गया और इसके बाद वो अपने आप से 5th में भी चला गया, ठीक है ना। हाँ जी, लॉर्ड अपने आप से भी हर तरीके से बेटर प्लेसमेंट है 7th लॉर्ड का 11वें भाव में। फर्दर आप कह रहे हो नीच का है, मगर यहाँ पर जो नीच भंग का कंसेप्ट है वो उस हद तक तो मैं भी नहीं मानता कि वो बिल्कुल टर्न अराउंड कर देता है, मगर वो इम्प्रूव तो हो जाता है काफी हद तक, नीच जैसा तो नहीं रहता यदि उसका साइन लॉर्ड उच्च का होके बैठा हुआ है तो। अगर मैं आपके सूत्र की बात करूं तो आपके सूत्र के अनुसार शनि की तीसरी दृष्टि के बीच में चंद्र आ जाएगा और 7वें भाव पे मंगल और शनि दोनों की दृष्टि पड़ेगी, तो भाव भावेश दोनों ही प्रॉब्लम में आ जाएंगे, मेरा ऐसा सोचना है सर। वो तो भाव भावेश तो प्रॉब्लम में है ही, सैटर्न और मार्स एक दूसरे को जब भी एस्पेक्ट करते हैं तो वो तो उस बेस पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं तो केवल मांगलिक दोष मैम जो पूछ रही है उसका आंसर कर नहीं सर, मैं उससे हर वे से ही पूछ रही थी कि जैसे शादी सैटर्न और मार्स का जिन भी भावों पर कंबाइंड इफेक्ट पड़ जाए वो भाव बर्बाद हो जाते हैं। सर चंद्रमा शनि की तीसरी दृष्टि के बीच में आ जाएगा 10 भाव से। नहीं, तीसरी के बीच में कैसे आएगा? तीसरी दृष्टि डालेगा चंद्रमा कहाँ पे? 12वें भाव पे, तो ये 11वें में बैठा हुआ है। 12वें में कैसे डालेगा? 7वें भाव में बैठकर कहाँ पे बैठा है चंद्रमा? 10वें भाव चंद्रमा में। 11वें भाव में बैठा है। 11वें में और शनि 10th में है। 11वें में है, तो 10th ये हाउस में देन डालेगा वो। तो ये बुरी अवस्था होगी और ज्यादा। हाँ ठीक है, वो तो आपको ओवरऑल एनालिसिस करना पड़ेगा, उस बेस पे मैं आंसर नहीं कर रहा, मैं केवल उसके प्लेसमेंट बता रहा हूँ। मून का मैम जो पूछ रही है कि 11th हाउस में चला गया, यदि कुंडली देखूंगा तो सारी चीजें देखूंगा, तो अभी मैं केवल इस बेस पर बताया कि आपका वैसे तो सैटर्न मार्स का एस्पेक्ट नहीं है, इसके अंदर नहीं है। मैं एक्चुअली केवल ये बता रहा हूँ कि यदि मून आपका नीच का होकर भी 11th हाउस के अंदर जा रहा है, सैटर्न का जो सूत्र लग रहा है वो एक अलग चीज है, वो टोटल कुंडली देखने पर हम देखेंगे। वैसे भी यदि आपका सैटर्न और मून का कंजंक्शन हो तो भी प्रॉब्लम करता है। सैटर्न और मार्स मिलकर किसी भी भाव को इन्फ्लुएंस कर दें एक साथ, चौथा भाव खराब होगा इनका बुरी तरीके से। ये एक्सीडेंट का योग है। हाँ जी सर, वो तो मैंने भी देखा, अभी तक ऐसा कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन शनि और मंगल से 7th हाउस भी खराब हो रहा है और 4th हाउस भी खराब हो रहा है, तो सर थोड़ा सा ये भी दिख रहा है कि महापुरुष योग है, तो बोलते हैं महापुरुष योग आप बचा लेते हैं। सर अभी तक तो खराब नहीं है। अच्छा ठीक है सर अपनी दशा में तो आएगा ना, इनकी दशा का सीक्वेंस देखना पड़ेगा। हाँ जी, थोड़ा सा हेल्प थ्रू आउट लाइफ करता है। जो दोनों प्लेनेट की अंतरदशा और कुछ ना कुछ तो चलती रहती है एक्चुअली, कभी प्रत्यांतर दशा आ जाएगी, मार्स की आ जाएगी, कभी सैटर्न की आ जाएगी,
कभी अंतरदशा आ जाएगी तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहता है। महापुरुष योग हो, दो दो प्लेनेट बना रहे हो तो कुछ पॉजिटिव तो होता है, मगर इन जनरल सैटर्न और मार्स दोनों मिलकर यदि किसी भाव को असर डालें तो उस भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम डेफिनेटली आती है लाइफ के अंदर। ओके सर। अब वो आएगी, ये कह सकते हो कि जो पर्टिकुलर दशा और अंतरदशा और ट्रांजिट की कंडीशन जब फुलफिल हो रही होंगी उस समय पर आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। फर्दर उच्च का मार्स यदि लग्न में बैठा हुआ है तो ऐसा हो नहीं सकता पर्सन के अंदर एटीट्यूड ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। ओके सर। वो होगा उसके अंदर, बल्कि ये तो कॉम्बिनेशन है रेड आइज। सर का मतलब रेड आइज तो आंखों से नहीं है। हाँ जी, कि- बट हनुमान जी के भक्त हैं काफी। हाँ, तो हनुमान जी का भक्त भी एक कॉम्बिनेशन है उसका। हाँ जी, चलो, थैंक यू सर। स्नेहल जी। हाँ सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ, कुंभ लग्न की कुंडली, आपने वो वीनस का अभी वीडियो रखा था ना, उसके रिगार्डिंग है सर। वीडियो से रिगार्डिंग मत पूछो, मुझे पता नहीं है कौन सा है। नहीं सर, उसका एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो सर, कुंभ लग्न की कुंडली हो, वीनस उच्च का होके सेकंड हाउस में बैठा है और जुपिटर 9th हाउस में लिब्रा में है, तो राशि परिवर्तन हुआ ना सर। दोनों का एक दूसरे से राशि परिवर्तन हुआ, तो आपने उस वीडियो में बताया था वो अच्छा है, वीनस और जुपिटर राशि परिवर्तन करेंगे तो अच्छा है, मगर उसमें एक दूसरा सूत्र भी था कि एक दूसरे से 6-8 हो गए ना तो वो बुरा भी है। तो इंटरप्रेट कैसे करेंगे सर दोनों का? राशि परिवर्तन के अंदर आप उसको, जब भी दो प्लैनेट्स के बीच में राशि परिवर्तन होता है तो उनकी अब लॉर्डशिप क्या क्या है? जुपिटर की लॉर्डशिप है जुपिटर की 9 और 12। 9-12। हाँ, वीनस की नहीं, नहीं। lordship है? सर ये गलत बोल रहे हैं, जुपिटर की लॉर्डशिप है 11th और 2nd। हाँ, सेकंड होगा, यस। हाँ 11th और 2nd, हाँ। और वीनस का है 4th and 9th। हाँ, 4th and 9th। वो सभी भाव स्ट्रॉन्ग होंगे इनके। और सर, आपने अभी वो रेयर सूत्र में नहीं बताया था को वीनस का जुपिटर एक दूसरे से 6 में बैठ गए ना सर, तो वो उसका बुरा इफेक्ट भी मिलेगा ना, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। और ये एक्सचेंज के केस में आपका एक्सचेंज का कॉम्बिनेशन वो करेगा इसमें। तो आप 6-8 मत देखिए, एक्सचेंज जब हो रखा है तो आपका एक्सचेंज का कॉम्बिनेशन वो एक दूसरे से 6 होने। आवाज कट रही है आपकी। चलो, एक्सचेंज के केस में एक्सचेंज का जो कॉम्बिनेशन है वो डोमिनेट करेगा। वो जिन भावों में बैठे हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गए, जो उनकी लॉर्डशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो गए। मगर ये ध्यान रखना है, एक्सचेंज अभी भी हो रहा है, आपका उसका लॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपका थर्ड हाउस का। और 6-8-12 के लॉर्ड को थोड़ा समझ के करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर वैसे ये आप बता रहे हो कि वीनस 6-8-12 लॉर्ड है, मगर वो सॉरी 12th लॉर्ड कोई भी नहीं है इनमें से, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6-8-12 लॉर्ड कोई भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इन जनरल यदि जब भी एक्सचेंज होता है 6-8-12 लॉर्ड से, तो वो नेगेटिव योग भी बनाता है साथ में। और थर्ड लॉर्ड से होता है वो भी नेगेटिव योग बनाता है। वो आपके खल और दैन योग फॉर्म होते हैं, तो वो एक्सचेंज पॉजिटिव नहीं होता। अदरवाइज एक्सचेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो जिन भावों में प्लैनेट बैठे होंगे उन्हें भी स्ट्रॉन्ग कर देंगे और उनकी दूसरी लॉर्डशिप भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 6-8 का आपको देखने की नीड नहीं है। एक दूसरे की दशा अंतर दशा में देख लेना, तब थोड़ा नेगेटिव होगा। मतलब जुपिटर की दशा और वीनस की अंतरदशा, और वीनस की दशा और जुपिटर की अंतरदशा में वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे जब 6-8 में, अदरवाइज वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन सर वो एक दूसरे से तो 6-8 में आ गया एक्सेस में। 6-8 तो दशा में ही तो रोल प्ले करेंगे, बस थोड़ी करेंगे। जी सर। जब षडाष्टक में क्या होता है कि आप दशा लग्न टेक्निक बनाओगे, जिस प्लेनेट की दशा है उसको लग्न बना लीजिए, दूसरा अंतरदशा लॉर्ड उससे कौन से भाव में है, तो तब षडाष्टक एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज नहीं होता। हाँ जी सर। तो दशा अंतरदशा में तो मैं बता ही रहा हूँ कि वीनस की दशा और जुपिटर की अंतरदशा है तब वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। जुपिटर की अंतरदशा है, वीनस की दशा है। मगर एक्सचेंज के केस में आप उसे षडाष्टक मत मान के चलिए। एक्सचेंज का मतलब होता है दोनों जगह, जहाँ वीनस बैठा है वहाँ जुपिटर भी बैठा है, जहाँ जुपिटर बैठा है वहाँ पे
वीनस भी बैठा हुआ है, इसलिए वो षडाष्टक होंगे नहीं, अपनी जगह पर होंगे। तो यहाँ पर आप केवल ये ध्यान रखिएगा, एक्सचेंज में वो आपका थर्ड लॉर्ड नहीं होना चाहिए, 6 8 12th लॉर्ड नहीं होना चाहिए। एक्सचेंज में आपका ऑलवेज यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट ओनली। जी विजय लक्ष्मी मैम। प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर जो मेरे को दृष्टिकोण कुंडली के बारे में दोनों में से तो भी पॉजिटिव आएगा। मैं जिसका नाम ले रहा हूँ वही बोला है। जी विजय लक्ष्मी मैम। हाँ जी सर, सॉरी मुझे लगा बीच में बोला है, कोई बात नहीं। अच्छा मेरे को D3 के बारे में सर एक तो पहले ये पूछना है कि जो 22वां दृष्टिकोण होता है जी बोलिए। उसमें राहु केतु एंड सैटर्न का ट्रांजिट जब आता है 22वें दृष्टिकोण में, तो वो मतलब किस लेवल तक हार्म क्रिएट कर सकता है? 22 दृष्टिकोण पे नेगेटिव होता है, कोई रिलेटिव या आपका ब्रदर सिस्टर्स के लिए ठीक नहीं होता। तो नहीं समझ आया, सॉरी। ब्रदर सिस्टर्स जो आपके हैं उनके लिए ठीक नहीं होता वो। यदि आप Okay. D3 में जाके ट्रांजिट देख रहे हो तो इट इज नॉट गुड फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नेगेटिव प्लेनेट का है तो इवन जो आपके ब्रदर सिस्टर हैं उस समय पर वो पीरियड उनके लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे इन जनरल आप देखते हो कि कोई भी एक कोई पर्सन है, एक छोटा बच्चा है 2-3 साल का, और उसके मदर को डिलीवरी होने वाली है, और उस समय पर उसके यदि 22nd दृष्टिकोण से यदि मेलिफिक प्लेनेट यदि ट्रांजिट कर रहे हैं तो वो उनके लिए बेटर नहीं होगा। पर ऑलवेज ट्रांजिट इंडिपेंडेंटली कभी नहीं देखा जाता, कभी भी अकेले ट्रांजिट में आप दशाओं को भी थोड़ा इंक्लूड करके देख सकते हो कौन सी दशा चल रही है। ठीक है, मतलब और तो किसी फील्ड को इंटरप्ट नहीं करता नहीं है। नहीं, वो यंगर सिस्टर और ब्रदर्स के लिए है मेनली। अच्छा सर, एक प्रॉब्लम कर सकता है ऑलवेज। एक इंडिविजुअल की हेल्थ में 22nd दृष्टिकोण, 64th नवांशा, 85th द्वादशां, इनसे जब भी मेलिफिक ट्रांजिट हो तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। या इन सभी केसेस में जनरली जैसे 64th नवांशा से भी यदि ट्रांजिट करता है तो आपके किसी क्लोज रिलेटिव के लिए वो ठीक नहीं होता। 22nd दृष्टिकोण से ट्रांजिट कर रहा है तो वो आपके ब्रदर सिस्टर्स के लिए ठीक नहीं होता। 85th द्वादशा से यदि ट्रांजिट कर रहा है तो पेरेंट्स के लिए ठीक नहीं होता। इन जनरल आप ये कह सकते हो कि ये ट्रांजिट आपके रिलेटिव्स या आपकी खुद की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते बस। ओके सर, एक थोड़ा सा आप मेरा मार्गदर्शन करिए कि मेरे को D3 और D30 पे डिटेल में कहाँ से मिल सकता है मटेरियल? D3 और D30 पे मैडम बहुत सारी बुक्स हैं, अभी तो मुझे कोई ऐसे याद नहीं आ रही। D3 बहुत सारी बुक्स हैं, और वो D3 थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, यूटिलिटी वाइज कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब आप पढ़ लोगे मगर उसको यूटिलाइज करना इजी नहीं है। D30 तो इजीली आप यूट्यूब पर भी बहुत वीडियोस देख सकते हो अलग अलग तरीके से। मगर D3 क्या है कि उसके अंदर जो लॉर्ड है अलग अलग उसके दृष्टिकोण के, और उसके उनके करेक्टरिस्टिक पे बेस पे वो पूरी की पूरी अपना अपना एक एस्ट्रोलॉजी हो जाती है, और यूटिलिटी वाइज उसको लगाना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा, बाकी बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, D3 पे बहुत कम मिलेंगे क्योंकि वो यूटिलिटी वाइज बड़ा डिफिकल्ट है लगाना, और है भी नहीं उतनी। एक्चुअली उससे आपको स्ट्रेंथ ऑफ रिजल्ट भी देखते हैं हम D3 से, और प्लेनेट की स्ट्रेंथ भी देखते हैं, बल भी देखते हैं, तो मगर उसको यूटिलिटी वाइज आपको बुक वगैरह आप कहोगे तो मेरे पास कई पड़ी हुई हैं D3 के प्योरली, मैं आपको बता दूंगा, अभी मुझे याद नहीं है मगर। कोई बात नहीं, पर मेरे को हिंदी मीडियम में बताइएगा सर, मैं इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, मैं हिंदी मीडियम। थैंक यू सर। प्रतिभा मैम। नमस्ते सर। जी नमस्कार सर, जैसे अभी आपने बताया नवमांश में 7th लॉर्ड 8 में और 8 7th में, ऐसे ही लगन और अष्टम का चेंज हो जाए तो क्या हेल्थ इशू होंगे या स्वभाव, मतलब इसको कैसे देखेंगे? देखो मैंने एक्सचेंज तो बोला ही नहीं सर की बात की है, क्योंकि मेरा बिलीव है कि नवांश में ना तो राजयोग होते हैं ना एक्सचेंज होते हैं। जी बिल्कुल, मैंने तो केवल 8th लॉर्ड 7th में बताया था और 7th लॉर्ड हाँ 8th जी। में बताया, एक्सचेंज नहीं बताया था। मतलब जी मैं सर। मानता नहीं कि नवांश में एक्सचेंज होता है।
तो सर हेल्थ इशू मतलब कह हेल्थ सकते इशू हैं आप ऐसे में। नवांश से क्यों देख रहे हो? हेल्थ इशू के लिए हेल्थ वाले अच्छा आप जी। चार्ट देखिए ना, पहले तो D1 देखिए, जी फिर D6 देखिए। आप जी हेल्थ इशू तो नवांश कोई बहुत ज्यादा डिटेल में बता नहीं पाएगा, आप देख सकते हो, जी मगर सर। नवांश इज नॉट फॉर हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इशू के लिए आप D6 देखिए। आप जी और उसके अंदर आप लग्न से 64th नवांशा चेक कर सकते हो, मून से जी सर। 64th नवांशा चेक कर सकते हो। यदि मेंटल टेंशन देखनी है तो आप जी उससे 64th नवांशा, जो भी लॉर्ड है उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा चल रही है। आपको तो केवल जी नवांश से तो इतना भर देखना है कि 64th नवांश लॉर्ड कौन है, या 64th नवांश में कौन सा प्लेनेट बैठा है। यदि उसकी दशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा चल रही है तो वो आपको हेल्थ इशू देगा। या लग्न जी से 64th नवांश मतलब D9 में 4th हाउस में प्लेनेट बैठा है या 4th लॉर्ड है, वो भी दिक्कत देगा। 22nd ड्रेसमोन लॉर्ड भी दे सकता है, ये आपको हेल्थ जी इश्यूज दे सकते हैं। मगर आपको डिटेलिंग में देखना है तो आप D6 देखिए। D6 ही है एक्चुअली डिजीज के लिए। सर अच्छा तो नहीं होगा ना फिर भी ये चेंज? क्या कह रहे हैं? जैसे अच्छा तो नहीं कहेंगे ना, जैसे लग्न मतलब D9 का लग्न अष्टम में और अष्टम का लग्न में तो अच्छा नहीं है ना ये। पर आप जो चीज देख रहे हो मेरे हिसाब से उसके लिए देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं सर ये देखो, आप जितने मैरिड लाइफ बार के लिए आपने देखेंगे ना D1 सर। में चेक किया जो आप D9 में पहुंचे हो, हाँ जी, ये D1 D1 में में क्या ऐसी दिखा कोई आपको? प्रॉब्लम। D1 में तो मतलब नंबर 9 से मतलब जैसे तुला लगन की कुंडली और मिथुन लगन से नवमान शुरू हुआ, ऐसे नहीं, मानो आप आप। नवांश को छोड़ दो अभी। D1 अच्छा में क्या जी। दिखा आप ये बताओ। नवांश को छोड़ दो, नवांश तो हो सकता है सही भी ना हो, तो नवांश से डिजीज जी क्यों देख सर। रहे हो आप? पहले आपका क्या D1 प्रॉमिस दे रहा है क्या डिजीज हाँ, का? नहीं जी ऐसा कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा, दिया फिर D1 नवांश में। कहाँ से डिजीज दे देगा? ठीक है सर, बस आप यही। नवांश हम किस लिए देखते हैं, आप सुन लो जरा। जी आपका D1 में कोई भी प्रॉमिस है उसको कंफर्म करते हैं नवांश में, कि आपका जी D1 में दिखाई दे रही है वो चीज नवांश में है, इसका मतलब माइन्यूट लेवल पर भी है। और जी सर। D1 में नहीं है तब नवांश में क्यों देखोगे उसे आप? जी सर आपका ऐसा D1 कुछ तो हाँ जी। डिनाई कर ही रहे हैं ना, तो नवांश के केवल करने से हाँ जी। कोई वो नहीं होगी। इन जनरल आपका ऐसा कहा जाता है, देखो जन्म कुंडली से हाँ कोई प्रॉमिस आ रहा है उसे आप चंद्र जी। कुंडली से भी देखिए, ठीक है, जी सर। जस्ट टू जी जी कंफर्म। मगर प्रायोरिटी लग्न कुंडली की होगी। अब जी आपकी सर। लग्न कुंडली में कोई प्रॉमिस आ रहा है, वो नवांश कुंडली भी यदि बता रही है, इसका मतलब वो प्रॉमिस कंफर्म हो गया। जी कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है तो आपकी जन्म कुंडली ही प्रिफरेबल होगी, नवांश कुंडली इसलिए भी नहीं होगी। हो सकता है आपका बर्थ टाइम गलत हो तो नवांश बदल जाता है, मगर जी सर। जन्म कुंडली जब तक बर्थ टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो नहीं बदलती। इसलिए ऑलवेज नवांश पर तभी जाइए जब आपकी जन्म कुंडली में आपको कोई प्रॉमिस नजर आ रहा है। मगर जन्म जी कुंडली सर। में प्रॉमिस नहीं है, फिर नवांश में क्यों ढूंढ रहे हो? मत ढूंढिए। ठीक है सर, समझ गई। थैंक यू सर। सर एक सर क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ? सर कैन आई से समथिंग सर? हेलो हाँ जी बोलिए। सर, ये whenever there is an exchange of any ग्रह sitting in any प्लेसमेंट कुछ भी हो, अगर वो 6 8 12 के साथ एक्सचेंज होता है उसको खलयोग कहते हैं, दैट इज नॉट सपोज टू बी गुड। एम आई राइट इन सेइंग हाँ दैट? यस इट इज, नो नॉट एंटायरली, मगर प्रॉब्लमेटिक होगा। In certain areas it will create problems because 6th house का रोल आ गया, so you will continuously get the result of 6 8 10 12th houses। अब करेक्ट 6 सर। 8 12th के कंटिन्यूस रिजल्ट मिल रहे हैं तो आपको नेगेटिव रिजल्ट कंटिन्यूस मिलते रहेंगे, so in that way it is not good। ठीक है सर, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म, थैंक यू। सरोज मैम। हाँ प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर ये एक्सचेंज वाला ही क्वेश्चन था मेरा कि जैसे तुला लग्न की कुंडली में मंगल लग्न में है और शुक्र और शनि 7th में है, तो यहाँ पर एक्सचेंज भी हो रहा है और शनि मंगल को भी देख रहा है। अभी रुको मैडम, मुझे ऐसे नहीं समझ में आता। सर ऐसे तुला मेरा थोड़ा दिमाग स्लो काम करता है, जो आप भी बता दो ना फलाना वहाँ पे है ढिकाना वहाँ पे, वो उस नहीं, तरीके जैसे क्वेश्चन जैसे अभी रुक आप। जाओ मैं बना देता हूँ। इस तरीके क्वेश्चन में मैं आंसर नहीं कर पाता, जी जी सर। मुझे समझ ही नहीं आता। एक तो वो टर्म में भी थोड़ा सा डिफिकल्टी है, जो राशियां बोलते हो ना, एक दो मैं हिंदी वाले वर्ड मुझे ध्यान नहीं रहते। कुंभ और धनु में मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ। लिब्रा सर, लिब्रा लग्न। हाँ एक मिनट रुको, मैं शेयर कर रहा हूँ जरा स्क्रीन में, एक मिनट।
आप बताएं। जी सर। मित्रा लग्न की कुंडली है। यस सर। आप बताएं फिर। हाँ मंगल है सर इसमें। लग्न में। यस। और और 7th में शुक्र और शनि। 7th में कौन सी राशि हो जाएगी? मंगल। 1। तो एरीज एरीज अब सॉरी एरीज। यस 1। यहाँ पे कौन बैठा है? शुक्र और शनि। वीनस एंड सैटर्न। जी सर, यहाँ पर ये राशि परिवर्तन भी हो रहा है और मंगल शनि को देख भी रहा है। जैसे अभी आपने बताया कि शनि और मंगल एक दूसरे को देखेंगे तो दोनों घर खराब कर देगा, लेकिन शुक्र और ये राशि परिवर्तन में तो अच्छा बताते हैं, तो यहाँ पर ये समझ में नहीं ऐसा है ना मैडम, तो जब कंबाइंड है तो कंबाइंड देखना पड़ेगा ना। कोई भी कॉम्बिनेशन एवरेज बताने का मतलब है थोड़ी है कि उन पे यदि नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो भी अच्छा रहेगा। जी एवरेज हो जाएगा सर। हाँ यहाँ पर नहीं, एवरेज तो नहीं, आपका सैटर्न यहाँ पर नीच का होकर बैठा हुआ है तो वो अपना रोल प्ले करेगा जी, मगर ये एक्शन जो है आपका नीच भंग भी हो रहा है सर। यस, तो सैटर्न क्या करेगा, इस भाव को थोड़ा वीक करेगा। जी नीच का होकर बैठा है जी और खुद तो नीच का है ही, जी तो ये जिन भी भावों का लॉर्ड है उनके लिए ठीक नहीं है। जी इस कुंडली के लिए तो योग कारक है शनि, जी इस कुंडली के लिए योग कारक है, मगर एक्शन जो है वो तो है ही। मार्स और वीनस के भाव तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही ना, तो मार्स के वीनस के भाव देख लो आप, ये भाव स्ट्रॉन्ग है, सैटर्न के प्लेसमेंट की वजह से थोड़ा वीक हो जाएगा। वैसे भी ये स्ट्रॉन्ग है हर तरीके से। देखिए जिस भी भाव को उसका स्वामी देख ले वो आपका एक तरीके से 100 में से 80 नंबर तो उसको पहले ही मिल गए। मार्स एस्पेक्ट इससे कर रहा है, वीनस इसे एस्पेक्ट कर रहा है, लग्न स्ट्रॉन्ग हो गई, दोनों के बीच में एक्सचेंज का मतलब यहाँ पर भी मार्स बैठा है, वीनस भी यहाँ पर बैठा हुआ है, मगर सैटर्न नीच कर आकर बैठा हुआ है तो वो अपना एक रोल प्ले करेगा। जी। और सर इसमें तुला लग्न में जैसे ये वीनस 8th का भी लॉर्ड हो जाता है, तो यहाँ पर जैसे खलियोग यहाँ पर भी लगेगा क्या? नहीं, वीनस लग्न लॉर्ड लगेगा, इसमें खलियोग नहीं लगेगा। ओके सर। और जैसे अभी बताया था महल और जुग्गी वाला, इसमें लगेगा? अब इसमें मैं कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। ये वीनस को आप यहाँ बैठा हो क्यों नहीं मान रहे? एक्सचेंज में वीनस यहाँ भी बैठा हुआ है, मार्स यहाँ भी बैठा हुआ है। ओके सर। अब इसको जी सर इसको 8th लॉर्ड इन 7th हाउस भी मानेंगे ना इसको? 8th लॉर्ड नहीं, आप सुनिए ना, देखो वो ठीक है 8th लॉर्ड इन 7th हाउस, मगर यहाँ पे ये एक्सचेंज है ना वीनस और मार्स का, जी, तो एक्सचेंज में वो प्लेनेट आपका खुद की राशि का भी तो में बैठा हुआ माना जाता है ना। जी जी। तो अब ये 8th लॉर्ड अपनी राशि में लग्न में आकर बैठ गया, जी स्वराशि का हो गया ना जी। वैसे इन जनरल देखिए कंसेप्ट क्या है कि 8th लॉर्ड जब लग्न लॉर्ड ऑलवेज बेनिफिक होता है, ऐसा बोलते हैं जी। लग्न लॉर्ड इज ऑलवेज बेनिफिक। अब लग्न लॉर्ड जब 8th लॉर्ड होता है तो पाराशरी के हिसाब से तो वो बेनिफिक ही होता है जी। लग्न लॉर्ड एज 8th लॉर्ड इज बेनिफिक एज पर लघु पाराशरी। एग्री करते हो इस बात से? यस सर। मगर मैं नहीं एग्री करता। ठीक है, लग्न लॉर्ड 8th लॉर्ड हो तो बेनिफिक केवल तभी होगा जो स्वयं राशि का हो, ओन साइड, देन इट इज बेनिफिक। अपनी राशि में हो जाए और तब तो वो बेनिफिक है ऐसे 8th लॉर्ड भी। अब यहाँ पर जब इसका एक्सचेंज हो रहा है इन दिस वन पर्टिकुलर केस, इसलिए हमें केस टू केस चीजों को लेना पड़ता है। जैसे हम वीडियोस भी बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ के बना देते हैं। टोटलिटी में अंडरस्टैंड करिए कि जब एक प्लेनेट एक्सचेंज होता है तो उसको आप अंडरस्टैंड करिए, वह स्वराशि का भी बिहेव करेगा। तो आप इसे ये क्यों मान के चल रहे हो कि 8th लॉर्ड 7th में बैठा है, आप ये मान के चलिए 8th लॉर्ड स्वराशि का बैठा हुआ है, तो ऐसे 8th लॉर्ड भी ये बेनिफिक रिजल्ट देगा इन दिस वन पर्टिकुलर केस, क्योंकि इसका एक्सचेंज हो रखा है। नहीं एक्सचेंज हो रखा होता, ओनली यहाँ पर आकर बैठा होता, तब मैं वही कहता पुरानी वाली बात। दो तरीके से असर होता, फिर बता देता हूँ उसे भी आपके क्वेश्चन का आंसर, कि वो सपोज एक्सचेंज नहीं होता तब कुछ और बोलता मैं इसके बारे में। ये एक्सचेंज नहीं है, सपोज 7 साइन की कुंडली है, यहाँ पर 1 साइन है, वीनस यहाँ पर बैठ गया, ये यहाँ पर 2 साइन है। अब 8th लॉर्ड 7th में है तो लग्न लॉर्ड भी 7th में है, ठीक है मैम।
जी दोनों ही है ना, 8th लॉर्ड ही थोड़ी है कि लग्न लॉर्ड भी है ना। जी। आप क्या मानते हो कैसा है यहाँ पर? नहीं, जैसे तुला लग्न के लिए कहते हैं ना कि 8th का वो नहीं लगता है, वो चीज पूछ रही थी मैं सर, जो आप बता रहे हो तो सही बता रहे हो। नहीं, मैंने बता दिया तुला लगने के लिए नहीं लगता, लघु पाराशरी का शुभ है, लग्न लॉर्ड हमेशा बेनिफिक होता है, पुराने में उसका कॉम्बिनेशन नहीं होता। जी जी। सर इसी में एक क्वेश्चन था। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। शोर आना शुरू हो गया, फिर आप में से कोई न कोई कहेगा जी वीडियो में इतना डिस्टरबेंस है, आवाज ही नहीं आ रही थी। अब आप लोग कोऑपरेट करोगे तो ही होगा। एक मिनट, मैडम का क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन चल रहा था मैडम क्या है, देखो ये मैं आपको सबको क्लियर कर देता हूँ और इस कंसेप्ट को आप दिमाग में बिठा लो। आप किसी भी बुक को टोटलिटी में फॉलो मत करो, सारी बुक्स के अंदर एरर्स हैं, इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ है। पुराने ज़माने में ऋषि मुनि कुछ लिख के गए थे, एक जो वो नहीं है रामायण के अंदर चौपाई, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब उसका कोई कुछ इंटरप्रिटेशन निकालता है, कोई कुछ इंटरप्रिटेशन निकालता है, और असली क्या था वो तो तुलसीदास जी को पता। इसी तरीके से इसमें हम निकालते हैं कि लग्न लॉर्ड हमेशा बेनिफिक होता है। एक्चुअली मैं इसमें नियम बता देता हूँ लघु पाराशरी का। 8th जो लॉर्ड होता है, ध्यान से सुनना, 8th लॉर्ड की जो लॉर्डशिप होती है वो होती है उसकी सेकंड लॉर्डशिप पर डिपेंड करती है, सेकंड लॉर्डशिप पर डिपेंड करती है। सेकंड लॉर्डशिप का मतलब करती है रंद्रेशो ना शुभ प्रदा, ये वो है श्लोक। रंद्रेश कभी भी शुभ नहीं होता, मगर जब रंद्रेश का मतलब 8th लॉर्ड, अब जैसे यहाँ पर शुक्र 8th लॉर्ड है तो लघु पाराशरी के हिसाब से ये इस कुंडली के लिए अच्छा होगा बुरा होगा, इसकी दूसरी लॉर्डशिप पर डिपेंड करेगा। अब इसकी दूसरी लॉर्डशिप किसकी है? लग्न की, और तो लग्न की लॉर्डशिप शुभ है, इसलिए ऐसे 8th लॉर्ड ये शुभ होगा, लॉर्ड भी शुभ होगा। ये वीनस ऐसे 8th लॉर्ड भी शुभ होगा, मगर मैं नहीं मानता इसको, ठीक है। और मैं इंटरप्रिटेशन के बेस पे मैं का मतलब मैंने कहीं पढ़ा है या मैंने जो जाना है, मैंने जो समझा है, ये नहीं कि लघु पाराशरी को मैं कंट्राडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये इनकम्प्लीट इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन असल में ये है, अब आप इसको अंडरस्टैंड करिएगा। जो आपके 3 त्रिकोण होते हैं, लग्न, 5वां भाव और 9वां भाव, इन 3 त्रिकोणों की स्ट्रेंथ को मैं यदि नंबर अलॉट करूं तो इसको मैं 1 नंबर दूंगा। लग्न को सबसे कमजोर त्रिकोण है, सबसे कमजोर केंद्र है, केंद्र भावों में सबसे कमजोर है, इसको 2 नंबर दूंगा और इसको 4 नंबर दूंगा। त्रिकोणों में इसे 1 नंबर मिलता है, मतलब लग्न की स्ट्रेंथ 1 है, इसकी वैल्यू 100 रुपये है, इसकी 200 है, इसकी 400 है। तो आपका 9वां भाव सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिकोण होता है, तो ये आपके सबसे वीक त्रिकोण का स्वामी है। और यदि मैं 8वें भाव को नंबर दूं नेगेटिव तो -6 दूंगा, तो -6 नंबर है। अब एक रूल है, यदि जो आपका लग्न लॉर्ड और 8th लॉर्ड इन दोनों में से किसी भी भाव में बैठ जाए, शुक्र यहां पर बैठ जाए, वीनस, और या फिर यहां पर बैठ जाए, अब ये स्ट्रॉन्ग है, ये -6 नहीं मिलेंगे इसको, ठीक है, -6 नहीं मिलेंगे यदि वो स्वयं राशि का बैठा हुआ है। वो लग्न लॉर्ड भी है, 8th लॉर्ड भी है, और अपनी ही राशि में आकर बैठ गया। अब ये अनकंडीशनल बेनिफिक है, ये यहाँ पर बैठा है तभी भी आपको स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा, यहाँ पर बैठा है तभी भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा, आपको सभी तरह की सारी चीजें देगा। इन दोनों भावों में बैठा है क्योंकि वो अपनी स्वयं राशि में बैठा है। कोई भी प्लेनेट स्वयं राशि में बैठकर उस भाव को खराब नहीं करता, स्ट्रॉन्ग करता है, ना खुद खराब होता। स्वयं राशि में बैठकर खुद भी खराब नहीं होता, मगर यही वीनस यहाँ पर बैठ गया। अब यहाँ पर वो क्या लेकर आएगा, इस जगह पर वीनस बैठा, मैं इसको दूसरे रंग से रंग देता हूँ वीनस को। अब ये क्या करेगा, यहां से तो +1 लेकर आएगा क्योंकि लगने वाले को तो +1 पॉइंट है, और यहां से -6 लेकर आएगा, और ओवरऑल अब ये आपको यहाँ पर -5 देगा।